हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को अपने जीवन में सफलता मिले, हमेशा आप लोगों के जीवन को खुशियां जो है भरी रहें आप लोगों के जीवन में, और आप लोग खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, आप लोग के सपनों को ईश्वर साकार करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और याद रखिएगा बच्चा लोग, आज आप लोगों के ज़्यादातर प्रश्न नए हैं, बहुत कम प्रश्न आज आपको पुराने मिलेंगे, तो सीरियसली क्लास को देखिएगा। आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है बारबक, क्या ये लेखक था? दूसरा है मुशरिफ, क्या ये गुप्तचर था? तीसरा है तुत शरीफ, क्या ये शाही कारखाने से जुड़ा हुआ है? और चौथा है बरीद दरबारी शिष्टाचार, क्या बरीद दरबारी शिष्टाचार से संबंधित है? बच्चा लोग बताएंगे कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और चूँकि हम लोग बहुत फास्ट क्लास कर रहे हैं आजकल, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल समय नहीं दूंगी। नई चीज़ें आज आपके लिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो मुशरिफ है, ये क्या है? मुशरिफ को कहते हैं सूचना दाता। सूचना सूचना दाता, ये सूचना दाता है। वरीद क्या है? ये गुप्तचर है। वरीद को कहते हैं गुप्तचर। और जो शिष्टाचार से जुड़ा है वो है बारबक। बारबक दरबारी शिष्टाचार का है। वरीद ये आपका गुप्तचर है। और मुशरिफ जो है ये सूचना दाता है। और आपका तुत शरीफ ये शाही कारखाने से जुड़ा है। ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? आप लोग टोडरमल को पढ़ चुके हैं और आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। पहला है खाने सामान या खाने सामा, दूसरा है मीर बख्शी, तीसरा है दीवान अशरफ और चौथा है सद्र उस सुदूर। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता हैं। हर एक पोस्ट के बारे में लगभग लगभग आप सबको जानकारी हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे कॉमन सेंस अपने दिमाग को यूज़ कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा है जो सही है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। दीवान ए अशरफ ये पद दिया गया था जो आपके टोडरमल हैं इनको। सदर सुदूर आपका जानते हैं ये धर्म से जुड़ा है, तो ये धर्म से है नहीं। मीर बख्शी सेनापति को कहते हैं, होगा नहीं। खाने सामा जो भोजन वगैरह का देखभाल करता है, महल से जुड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आईएएस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला है अरबी शब्द खिलत का फारसी समानार्थी शब्द सर ओपा है। दूसरा है खिलत और सरोपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे। तीसरा है सरोपा में पूर्णतया का भाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता था। चौथा है क्योंकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था, इसलिए खिलत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राजकीय मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और याद रखेंगे। मैं ये भी पढ़ा चुकी हूँ, आपके लिए नया नहीं है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन है। पहले ही बता चुकी हूँ कि खिलअत क्या होता था। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए कि खिलअत मैंने आपको बताया था कि एक प्रमाण पत्र होता था खिलअत में, और कीमती वस्त्र और पगड़ी क्या होता था बच्चा लोग? प्रमाण पत्र होता था कि खलीफा ने राजा को घोषित कर दिया कि वो सुल्तान है, उसके लिए कीमती वस्त्र और पगड़ी होता था। इसलिए आपका यहाँ पे सिर्फ सरोपा में सरपेच और पगड़ी नहीं बल्कि कीमती वस्त्र और प्रमाण पत्र भी होता था। यानी कि प्रमाण पत्र और खिलत दो चीज़ें देता था। खिलत में कीमती वस्त्र और पगड़ी। तो याद रखेंगे, दूसरा सही नहीं है बच्चा लोग, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, उसको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है बच्चा लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि कौन से मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में मिलता है। निश्चित तौर पे जो महान होगा, जो अच्छा होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा, वो कौन है? अकबर। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित सूफियों में से कौन
मुइयुद्दीन अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है। कौन सा सूफी संत है जिसको सुधारक कहा जाता है? पहला है दारा सिको, दूसरा है ख्वाजा बकी बिल्ला, तीसरा है शाह वली उल्लाह और चौथा है शेख अहमद सरहिंदी। बताएंगे बच्चा लोग कौन से हैं जो कि कहलाते हैं सुधारक, सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी को बताना है। आप सभी को इसका उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आप लोग सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है बच्चा लोग। शेख अहमद सरहिंदी को सुधारक कहा जाता है। तारा सिको तो होंगे ही नहीं, और बाकी लोगों के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग का पूछा हुआ है। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता की स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है श्रीवास्तव, दूसरा है आर.पी. त्रिपाठी, तीसरा है V.A. स्मिथ और चौथा है S.R. शर्मा। बताएंगे बच्चा लोग कौन कह सकता है ऐसा कि अकबर ने जो दीन इलाही चलाई थी वो बुद्धिमानता का परिचायक नहीं था बल्कि उसकी मूर्खता का परिचायक था? ये कौन कहेगा? आप सभी को पता है जब मुगल साम्राज्य था उस समय अंग्रेज थे, और अंग्रेज इनको सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, मुगलों से चिढ़ते थे। वो कहते थे अफगान अच्छे हैं लेकिन मुगल नहीं, क्योंकि मुगलों ने इनको परेशान किया था इसलिए मुगल इनको अच्छे नहीं लगते थे। तो कौन हो सकते हैं? B.A. स्मिथ। इन्होंने ही कहा कि अकबर बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दे रहे हैं बल्कि मूर्खता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर और ताड़ के शराब इकट्ठा करते हुए देखा और इनको तथा ताड़ों से निकालने की विधि का वर्णन किया? यानी कि कौन सा सुल्तान है जिसने चंबल घाटी के आसपास ग्रामीण मजदूरों को ताड़ के वृक्ष से और खजूर के वृक्ष से जो है निकालते हुए देखा था, जो एक पीने का आप सभी जानते हैं कि नशीला पदार्थ होता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा शासक है जो इस विधि को देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है। आप पहला है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ये आत्मकथा में अपने बाबर ने वर्णन किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है ये। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नाम का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनके जन्मस्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नाम उल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगम के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। फटाफट बताएंगे कि कौन सा है जो कि सही है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि ये इतना महान काम कौन कर सकता है जो चाहते हैं कि महारानियों का नाम जो है वो सार्वजनिक ना हो बल्कि वो जहाँ से जुड़ी हैं वहाँ से संबंधित कोई विशेषण शब्द का उपयोग करके उनको संबोधित किया जाए। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, पुराने टाइम में आपने देखा होगा, गांव में भी महिला या जो दुल्हन होती थी उनके जो है मायके के गांव के नाम से संबोधित किया जाता था। कुछ इस तरह का परंपरा जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है बच्चा लोग, ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे होगा कि आपका सल्तनत काल से लेकर के सल्तनत काल से सल्तनत सल्तनत यानी कि आपका सल्तनत जो आता है टाइम पीरियड, वहाँ से लेकर के जितने भी संप्रभु शासक हैं वो ले और सिकंदर लोदी, इन सभी को लेकर के टोटल पूरे मुगल काल में कौन हो सकता है जो निष्ठावान, आत्मसंयन और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है? खफी खां ने किस शासक के बारे में इतना बड़ाई किया है और कहा है कि पूरे सल्तनत काल में सिकंदर लोदी से लेकर के मुगल काल में अब तक का सबसे अच्छा शासक जो अपनी न्यायप्रियता और अपने आत्म संयम और निष्ठा के लिए जाना जाता है? खफी खां किसकी तारीफ कर रहे हैं आपको ये बताना है। पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। अगर आप अपनी सोच से सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे, और अगर आप उस सोच से सोचेंगे जो इस व्यक्ति का है जिन्होंने ये बातें कही हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं खफी खां। और आप
अब खुद से सोचते तो आपको लगता कि अकबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। वह दिल्ली सुल्तान या वह दिल्ली का सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध विहारों को देखने की अनुमति के लिए आया था। आपको बताना है वो कौन सा सुल्तान है दिल्ली का जिसके टाइम पीरियड में चीन से कुछ लोग बौद्ध यात्री के रूप में या बौद्ध मंदिरों का दर्शन करने आए थे। कौन हो सकता है? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा सिकंदर लोदी और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चा लोग। अगर आपको याद है तो मैंने इनके बारे में बताया भी कि इन्होंने भी अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को चीन राजदूत बना के भेजा था। तो इन सब में कौन है जिसने चीन के साथ संबंध बना के रखा था या बनाने का प्रयास किया था, और जिसने प्रयास किया था उसी के टाइम में आया है ये शिष्टमंडल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेजा था। आपको पता है कि ये कहाँ गए थे? इब्न बतूता ये गए थे चीन। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही बढ़िया है। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखता था। यह कथन किसने कहा है? किसका कथन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ABM हबीबुल्लाह, दूसरा KN निज़ामी, तीसरा है KS लाल, चौथा है RP त्रिपाठी। बताएंगे बच्चा लोग कौन से व्यक्ति का ये कथन है कि जो बलबन है वो आधुनिक अभिनेता की तरह अपने दर्शकों को फिल्मी सितारों की तरह मंत्र मुग्ध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, KN निज़ामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था। अलाउद्दीन ने जो आर्थिक आदेश दिए थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया था, ये सब के लिए कौन सी चीज़ें थी जो जिम्मेदार थी? पहला है व्यापार को प्रोत्साहित करना, दूसरा है शक्तिशाली सेना रखना, तीसरा है दुकानदारों को दंडित करना और चौथा है जन कल्याण। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोग को हो सकता है, लेकिन इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। शक्तिशाली सेना रखना था, इसीलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। याद रखिएगा बच्चा लोग, सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकता का आवंटन आरंभ किया। किसने एकता प्रणाली को आरंभ किया है? यहाँ भी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ। अगर सीरियसली बातों को सुनते हैं, समझते हैं तो गलत नहीं करेंगे, और अगर नहीं सुनते हैं तो पक्का गलती होगी। पहला ऑप्शन है मुइजुद्दीन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है कुतुबुद्दीन और चौथा है बलबन। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एकता का आवंटन आरंभ किसने किया है ये आपको बताना है। आरंभकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा, मुइजुद्दीन गौरी। गौरी ने आरंभ किया था। लेकिन अगर कहता भारत में किसने इसको किया तब इल्तुतमिश हो जाता, भारत में है। और अगर ऑप्शन में मोइजुद्दीन नहीं होता तब भी इल्तुतमिश सही हो जाता, लेकिन आरंभ इल्तुतमिश ने किया, सॉरी गौरी ने किया है, और इसको बड़े पैमाने पे लागू किया इल्तुतमिश ने। और भारत में बात करता तो इल्तुतमिश सही हो जाता। बड़े पैमाने पे इन्होंने ही भारत में एकता प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। सुल्तान मुहिउद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है, मुहिउद्दीन का मतलब है यहाँ पे गौरी की बात कर रहा है। आपको बताना है कि गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा है मुल्तान, तीसरा है सरहिंद और चौथा है ठट्टा। बताएंगे बच्चा लोग कहाँ पे सबसे पहली बार आक्रमण किया था गौरी ने? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है। फटाफट कमेंट करेंगे, और अगर आपको ईयर याद है तो ईयर बताइएगा ज़रा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मुल्तान पे किया था। कब किया था? ईयर भी पूछा है एग्जाम में, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है उस पर जो पत्थर है, उन पत्थरों पर किसी नाटक का अंश लिखा हुआ है। पहला है सारिपुत्र प्रकरण, दूसरा है प्रबंध चंद्रोदय, तीसरा है मालती माधव, चौथा है हरिकेली। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके लिए नया भी हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, हरकेली। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब वह सुल्तान गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 तक खुद और मुकद्दम अमीर हो गए। बरनी का यह कथन किससे संबंधित है? कौन से शासक हैं जो गद्दी पर बैठ रहे हैं?
तो लोगों को मिल रहा है, राहत मिल रहा है। और जो खुद मुकद्दम जो गरीब हो चुके थे, जो कि एक आप जानते हैं कि हिंदू पदाधिकारी हैं, जो कि जो है कृषि से संबंधित अधिकारी हैं, ये अमीर हो गए। आपको बताना है वो शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है। निश्चित तौर पे अगर ये कार्यकाल पता है तो आपको याद होगा ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाले कौन हैं? पहला है बाबा फरीद, दूसरे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, तीसरे हैं अमीर खुर्द और चौथे हैं अमीर खुसरो। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा है? और आप सभी को ये पता है, पढ़ा चुकी हूँ, अमीर खुसरो ने कहा था पृथ्वी का स्वर्ग भारत है। और भारत का स्वर्ग कश्मीर है और हिंदुओं का मक्का वाराणसी है। बताएंगे ये अमीर खुसरो का है या जो है उन्होंने कहा है? नाम ही याद नहीं आता, जब सोचो कि फटाफट याद आ जाए तो याद आता ही नहीं है। जो आए हैं क्या नाम था जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया है? छोड़िए, अब याद ही नहीं आ रहा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं आ रही। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम बहराइच पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? आपको ये बताना है कि कौन है। पहला ऑप्शन है, हाँ याद है, अल बरूनी ने कहा है कि हिंदुओं का मक्का वाराणसी है और कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग है। लेकिन भारत दुनिया में भारत ही स्वर्ग है ये कहा है अमीर खुसरो ने। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बच्चा लोग, कन्फ्यूज़ ना करिएगा। देखिए याद रहती हैं चीज़ें, दिमाग में रहता है, जुबान पे आता ही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन है इसमें से जिन्होंने बहराइच के जो संत हैं सैयद सलार मसूद गाजी, उनकी दरगाह का यात्रा किया है। पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है बहलोल लोदी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, सैयद सालार गाजी का जो दरगाह है इसका किसने यात्रा किया था सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ये बिल्कुल सही है। इन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने इस दरगाह की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? कौन से सुल्तान हैं जो कह रहे हैं कि एक वर्ष के अंदर 1/10 और 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी, यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया जाएगा? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा है सिकंदर लोदी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सुल्तान कह रहे हैं कि एक वर्ष में सिर्फ इतना ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? तो याद रखिएगा ये कह रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित किस सुल्तान ने या सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन दिया है? किसने ऐसा किया, वो शासक कौन है? पहला है बलबन, दूसरा है जलालुद्दीन, तीसरे है फिरोज तुगलक और चौथा है इब्राहिम लोदी। आप सभी को पता होगा कि वो कौन से शासक हैं जो खुद ही घूसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिरोज शाह तुगलक ने एक सैनिक को खुद दिया पैसा कि आप जा करके जो सेना में भर्ती करें, उनको ये पैसे दे करके अपने टट्टू यानी कि घोड़े को उसमें पास करवा लो और जो है सेना में भर्ती हो जाइए। तो ये किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने खुद घूसखोरी को बढ़ावा दिया है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? पहला है अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफ़र खां, दूसरा है अल्प खां, अली खां, जफ़र खां, चौथा है अली खां, जफ़र खां, अक्ता खां और मंगू खां और चौथा है अक्ता खां, अली खां, मंगू खां और जफ़र खां। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों खानों ने मिल करके अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार दिया था। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्प खां, उलूग खां और नुसरत खां, जफ़र खां। और एक और नाम अगर जोड़ेंगे तो हजार दिनारी, जिनका नाम है हजार दिनारी। कौन थे बताएंगे? हजार दिनारी का नाम बताइए, बहुत फेमस है। आगे बढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रधान अधिनियम क्या था? यानी कि जो प्रमुख अधिनियम था या जो प्रथम अधिनियम था वो गल्ला बाजार का क्या था? पहला है चाहानों की नियुक्ति से, दूसरा है सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, तीसरा है सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से, चौथा है गल्ला परिवहन करने वाले मुल्तानी व्यापारियों से।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा लोग। सबसे पहला नियम क्या था अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का? ऑप्शन नंबर 2 सही है। सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित कर देना। याद रखिएगा, गल्ला परिवहन का जो जिम्मेदारी है ये किसको दिया गया था? मुल्तानी व्यापारियों को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आया है कि यहाँ पे अनाजों की उपलब्धता बाजार में कौन करवाता था? सप्लाई कौन करता था? मुल्तानी व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सुल्तान जिसने द्वाब की आर्थिक क्षमता को समझा था, वो शासक कौन है जिन्होंने पहली बार समझा कि द्वाब में बहुत अच्छा उत्पादन होता है और वहाँ से टैक्सेशन प्राप्त किया जा सकता है? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रुकनुद्दीन फिरोज और चौथा है बलबन। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकते हैं? निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार द्वाब के क्षेत्र के महत्व को समझा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार है और आप लोगों को इसका उत्तर पता है क्योंकि आप लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान पे गया था? पहला है हसन निजामी, दूसरा है मिन्हाज, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है जियाउद्दीन बर्नी। बताएंगे बच्चा लोग, आप लोग पहले ही कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो गए थे दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज तुगलक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन लागू कर रहा है। इतना शानदार सोच किसकी हो सकती है? ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला बेहतरीन प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में काम नहीं किया है? पहला है अल्प खां, दूसरा है खिज्र खां, तीसरा है नुसरत खां, चौथा है जफर खां। बहुत ही आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व किया। चारों खान में खिज्र खान नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध के विस्तृत वृत्तांत का पता चलता है? और ये भी आप सभी को पता है, नेट जैसे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। पहला है जहांगीरी, दूसरा है तारीख फिरोज शाही, तीसरा है इंसाई मेहरू और चौथा है चचनामा। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जहाँ से सिंध के इतिहास का स्रोत मिलता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, आप सभी को पता है चचनामा। इसके लेखक का नाम पता नहीं है, अज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको ये बताना है। क्या अलबर्नी ने रज़्मनामा लिखा है? क्या हसन निज़ामी ने तारीख़ हिंद लिखा है? क्या बर्नी का तारीख़ नासरी तबकात नासरी है? क्या अमीर खुसरो का तुगलकनामा है? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। कोई एक ही सही है, बाकी सही नहीं है। याद रखेंगे, बहुत ही शानदार है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अमीर खुसरो का तुगलकनामा ये आपका करेक्ट है और अगर कभी किसी भी तरह का मिस्टेक होगा तो मैं उसको सुधार कर दूंगी, परेशान ना होइएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चा लोग, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभासूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? पहला ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है बहलोल लोदी। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने जिन प्रभासूरी से आधी रात तक बात की थी? याद रखिएगा, इनके दरबार में भी रहते थे और ये है मोहम्मद बिन तुगलक। MBT के दरबार में है ये और इन्हीं से आधी रात तक बात किया था MBT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज सिकंदरी और गज ए इलाही में अंतर था। आपको गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर बताना है। यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ जो है 49:43 और यहाँ पे है आपका 39:41। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है। और आपका तीसरा है 42:45 और चौथा है 43:47। बताएंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही है। और आप सभी को पता है गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर था 39:41 का। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्न संस्थानों में से किसकी निम्न शासकों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा? यानी कि कौन से सुल्तान के टाइम पीरियड की जो मुद्रा है वो अकबर के टाइम पीरियड तक विनिमय का माध्यम बना रहा है, लेन देन का माध्यम बना रहा है? कौन सा शासक है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। किसके पैसे चलते रहे अकबर के टाइम पीरियड तक? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहलोल लोदी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन,
मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? पहला है चशनामा, दूसरा है किताबुल यामिनी, तीसरा है तबकात नासिरी और चौथा है तारीख उल हिंद। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, जिसमें गौरी के भारत विजय और नव स्थापित तुर्की इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 तबकात ए नासिरी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चशनामा तो सिंध का है, ये तो आप सभी को पता है, तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? और तारीख उल हिंद ये तो होगा ही नहीं, आप सभी को पता अलबर्नी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी? ये क्वेश्चन नेट जैसे एग्जाम में भी आया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा सुल्तान है जो खुद ही खलीफा का उपाधि धारण कर लिया और खुद को ही कह दिया कि मैं खुद ही खलीफा हूँ? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो खुद को ही खलीफा कहते हैं, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने ही स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही शानदार है। किसके शासनकाल में राग दर्पण नामक भारतीय शास्त्रीय पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया? कौन है शासक जिनके टाइम पीरियड में राग दर्पण नाम का जो संगीत पुस्तक है, जो शास्त्रीय ग्रंथ है, उसका फारसी में अनुवाद किया गया? पहला है कैकुबाद, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है सिकंदर लोधी। आपके लिए आज बहुत सारे नए नए प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित है। चुनिंदा प्रश्न है, बहुत मुश्किल से सब जो है ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, भारत में सर्वप्रथम कागज पर लिखी हुई 1223 से 1224 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई है? आपको बताना है हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से प्राप्त हुई है जो कागज पर लिखी हुई है, और ये आपका टाइम पीरियड 1223 और 24 का है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बंगाल। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसमें से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, गुजरात से प्राप्त हुआ है भारत में सर्वप्रथम कागज पर लिखी हुई हस्तलिखित पुस्तक। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है, गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक जो है शासक के विरुद्ध हाजी मौला का विद्रोह हुआ था? किस एक शासक के विरुद्ध हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है रजिया। बताएंगे इसमें से कौन सा है जिनके टाइम पीरियड में हाजी मौला का विद्रोह हुआ था? हाजी मौला, सिद्दी मौला आपको याद होगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ है हाजी मौला, और इनसे पहले जो थे यानी कि गयासुद्दीन जो खिलजी हैं उनके टाइम पीरियड में हुआ था सिद्दी मौला का विद्रोह। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपके दोनों विद्रोह ही याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांपनाह के नगर का निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली का चौथा नगर था? याद रखिएगा कौन सा नंबर का है ये भी, और किसने करवाया ये भी, और क्या नाम है उस नगर का ये भी, तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, दूसरा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है सुल्तान सिकंदर लोदी। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि किस शासक ने जो है जहांपनाह नगर का स्थापना कराया है दिल्ली में जो चौथा नगर है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इन्होंने ही जहांपनाह नगर बनवाया है। और दीन पनाह आ जाता तब आपका कौन हो जाता? तब हो जाते हैं आपके हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? यानी कि इसमें से वो कौन सा जगह है जिसको बहलोल लोदी ने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था? पहला है कश्मीर, दूसरा है जौनपुर, चौथा है नेपाल और चौथा है तीसरा है नेपाल और चौथा है गुजरात। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, इसमें से कौन सा नगर है या राज्य है जिसको दिल्ली सल्तनत में 1484 में मिला रहे हैं बहलोल लोदी? याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है, जौनपुर को ही इन्होंने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में बाजार का नियंत्रक कौन है? पहला है अल्प खां, दूसरा है मलिक कबूल, तीसरा है मलिक छज्जू और चौथा है खिज्र खां। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कौन है जो कि अनाज मंडी का नियंत्रक है। और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मलिक कबूल या मलिक काबुल। नेक्स्ट देखेंगे हमारा कौन सा प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आज का बहुत ही शानदार है। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है, वो कौन है? कि कौन से इसमें से आपके राइटर्स हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़े पैमाने पे नवीन मुसलमानों की हत्याओं का, या जो है एक तरफ से बहुत सारे लोगों की हत्या करने का विवरण दिया है, वो कौन है? अमीर खुसरो और अफीफ, दूसरा है इसामी और बर्नी, तीसरा है सरहिंदी और इब्न बतूता, चौथा है अब्दुल्ला और रिज गुलाम मुस्तफ़ा। बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकते हैं, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। इसामी और बरनी ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक ही दिन में बहुत बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों की कत्लेआम करने की कार्रवाई करवाई थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इसामी और बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन हैं ये आपको बताना है। पहला है वाटर रोपर लॉरेंस, दूसरा AC सचाऊ, तीसरा है हल्क दासी और चौथा है SA रहीम। बताएंगे बच्चा लोग कौन है? यहाँ पे सचाऊ है, ये चा है, जा को चा कर लीजिएगा। आपको बताना है कि किसने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। EC सचाऊ, याद रखिएगा, सचाऊ है, सचाऊ, सचाऊ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन की राजस्व कार्यप्रणाली खिलजी द्वारा राज्य को सुधारने के लिए किया गया? यानी कि इसमें से कौन से जो है विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कार्य जो प्रणाली है इसमें राजस्व के सुधार के लिए किया गया था? बताएंगे कौन सा विभाग है जो राजस्व सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था? पहला है दीवान मुस्तखराज, दूसरा है दीवान कोही, तीसरा है दीवान अर्ज, चौथा है दीवान इंसाफ। सबको रट गया है, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि इंसा तो होगा नहीं क्योंकि पत्राचार है, अर्ज होगा नहीं, सैन्य विभाग या रक्षा विभाग है, कोही होगा नहीं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कृषि के लिए बनाया था। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, आप सभी को इसका उत्तर पता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ये क्वेश्चन IAS में भी आया हुआ है कि मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? पहला है कृषक, दूसरे हैं योद्धा, तीसरा है बुनकर और चौथे हैं व्यापारी। बताएंगे बच्चा लोग बंजारे क्या थे? मध्यकाल में बंजारे क्या थे, उनका क्या काम था मध्यकाल में? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी होता था जो अंग्रेजों के आने के बाद बर्बाद हो गया था। तो बताएंगे कौन है? निश्चित तौर पे सभी को पता है, कृषक तो होते नहीं क्योंकि ये चलते फिरते रहते हैं, योद्धा तो होंगे नहीं क्योंकि ये कोई युद्ध तो करते नहीं हैं, बुनकर थोड़े बहुत हो सकते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन व्यापारी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हैं, ये सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं और छोटी मोटी चीज़ें बनाकर बेचते भी रहते हैं। तो ये क्या है? व्यापारी। सबसे शुद्ध इनका जो आ जाएगा वो है व्यापारी। ये घुमक्कड़ी जातियाँ हैं जो कि सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाती हैं, यहाँ से खरीदती हैं, वहाँ बेचती हैं, वहाँ से खरीदती कहीं और बेचती हैं, इस तरह से। नेक्स्ट बताएंगे बच्चा लोग गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? बेहद आसान, आप सभी को इसका उत्तर पता है। गुरु नानक के बाद जो बनेंगे गुरु वही इनके उत्तराधिकारी होंगे। पहले हैं गुरु रामदास, दूसरा है गुरु अमरदास, तीसरा है गुरु हरराय और चौथा है गुरु अंगद। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग नानक के बाद कौन आए हैं? जो आएंगे वही उनके उत्तराधिकारी हैं। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, गुरु अंगद। ये आपका मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व किया हुआ है। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी जो लिपि है इसका प्रारंभ किया है? पहले हैं गुरु नानक, दूसरे हैं गुरु अमरदास, तीसरा है गुरु रामदास और चौथा है गुरु अंगद। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया है? आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप सभी को इसका उत्तर पता है, अंगद होंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित करने वाले कौन हैं? पहला है गुरु नानक, दूसरे हैं गुरु गोबिंद सिंह, तीसरे हैं गुरु तेग बहादुर, चौथे हैं गुरु रामदास। और आप सभी लोग ये पढ़ चुके हैं कि अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था, और उसी ज़मीन पे अमृतसर नगर बना था, और उसी तालाब के सामने बना था आपका वहाँ का जो गोल्डन टेम्पल है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है ये कौन हो जाएंगे, रामदास। क्योंकि तेग बहादुर तो औरंगजेब के टाइम पीरियड से शुरू हैं, गुरु गोबिंद सिंह सबसे लास्ट हैं, और गुरु नानक तो अभी सिख धर्म के संस्थापक हैं। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? पहला ऑप्शन है गुरु गोबिंद, दूसरा है गुरु गोबिंद सिंह, तीसरा है गुरु अर्जुन देव, और चौथा है गुरु तेग बहादुर। आप सभी को इसका उत्तर पता है, बेहद आसान है और रिपीटेड प्रश्न है, निश्चित तौर पे किसी को इसमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें नंबर के गुरु हैं। इन्होंने ही खुसरो को धन और आशीर्वाद देकर सहायता किया था। इसी वजह से इनको, जो इनके पिता है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब नामक जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु गोबिंद सिंह, और चौथा है गुरु अर्जुन देव। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आपके लास्ट में सारे रिपीटेड प्रश्न हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को पता है कि गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ जो है या गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? पहला ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु रामदास, और चौथा है गुरु अंगद। बताएंगे बच्चा लोग, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि आपका कैसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अंगद दूसरे नंबर के हैं, यानी कि इनके टाइम पीरियड के नहीं है। रामदास भी अकबर के टाइम पीरियड के हैं, होंगे ही नहीं। गुरु गोबिंद लास्ट हैं, और गुरु तेग बहादुर को ही इन्होंने क्या किया था? मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। आज का आखिरी प्रश्न और बहुत ही आसान, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बताएंगे बच्चा लोग, रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड और ब्रह्मकुंड। कौन सा है जहाँ पे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है? आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। आपने ये ज़रूर सॉल्व किया होगा, आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। हेमकुंड है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उम्मीद करेंगे बच्चा लोग क्लास अच्छा लगा होगा, और आज आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपके ज्ञान में वृद्धि की होंगी। और आपको दोबारा से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खूब तरक्की करें, ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करें, आप लोगों को अच्छा सेहत और ढेर सारी खुशियाँ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। फिर हम अगले दिन ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और ऐसे ही कुछ नया सीखेंगे और पुरानी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।